24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संसद परिसर में चल रही भाजपा संसदीय दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें, इससे पहले संसदीय दल की बैठक 17 मार्च को होनी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी से पार्टी के सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। इस बैठक में देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना महामारी के कारण लगभग 1 साल बाद 10 मार्च को साप्ताहिक भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई थी। पीएम मोदी ने पिछली बैठक के दौरान भाजपा के सांसदों को देश की आजादी के 75 साल मनाने की सरकार की योजनाओं की जानकारी दी थी, जिस दौरान प्रधानमंत्री ने सांसदों को दोनों सदनों में उपस्थित रहने और कार्रवाई में भाग लेने और अनुशासन बनाए रखने के लिए भी कहा था। असम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। असम में 126 सीटों पर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होगा। इस दौरान नड्डा ने कहा कि हम असम की सुरक्षा के लिए सही एनआरसी पर काम करेंगे। हम वास्तविक भारतीय नागरिकों की रक्षा करेंगे और घुसपैठियों का पता लगाकर अहम सभ्यता को सुरक्षित रखेंगे। असम के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम परिसीमन प्रक्रिया को गति देंगे। आगे उन्होंने कहा, मैंने अपने आप को बढ़ाने के लिए आपके सामने 10 संकल्प रखने का फैसला किया है। पहला, मिशन ब्रह्मपुत्र। बाढ़ जो यहाँ की समस्या बनी हुई है, उसे नए तरीके से रोकने का प्रयास किया जाएगा ताकि हम बाढ़ की त्रासदी से असम की जनता को बचा सकें और वो विकास की नई कहानी लिख सकें। हम ब्रह्मपुत्र के आसपास बड़े जलाशयों का निर्माण करेंगे ताकि ब्रह्मपुत्र दृष्टि के तहत अतिरिक्त पानी का संरक्षण किया जा सके और लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। अरुणोदय योजना के तहत 30 लाख पात्र परिवारों को महीने में 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हम अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ नाम घरों का अच्छे से निर्माण हो सके, उसके लिए भी सभी नाम घरों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बलिदान दिवस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, बॉर्डर पर जवान का, दिल्ली सीमा पर किसान का, केंद्र सरकार जवाब दो उनकी शहादत का, अपमान का। आपको बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करके लिखा था, देश मांगे बेरोजगारी से आजादी। वहीं उससे पहले उन्होंने लिखा था कि बार बार दोहराने पर भी झूठ ही रहता है। उन्होंने यह भी कहा था कि बोलने की आजादी सिर्फ मन की बात तक ही सीमित है। इससे पहले उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा था, कृषि विरोधी सरकार को तीनों कानून वापस लेने ही होंगे। 56 छोड़ो, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि इस सरकार ने क्या बढ़ाया, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। हर वर्ष 23 मार्च को देश में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत माँ के सच्चे बेटे और वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। उन्हीं की याद में हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। आज के दिन भारत के कई दिग्गज नेताओं ने बलिदान दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बलिदान दिवस पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आजादी के क्रांति दूत अमर शहीद वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीदी दिवस पर शत शत नमन। मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। जय हिंद। वहीं उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके लिखा, आज अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर देश के इन महान विभूतियों को सादर श्रद्धांजलि देता हूं। हमारी आजादी आपके महाबलिदान की पावन विरासत है। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे यथा सामर्थ्य प्रयास अमर शहीदों की पावन स्मृति में हमारी विनम्र श्रद्धांजलि होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा, स्वतंत्रता के इतिहास में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की वीरता व योगदान को शब्दों में वर्णित करना संभव नहीं है। देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने की
उनकी तड़प और बलिदान को याद कर आज भी हर भारतवासी की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे वीर बलिदानियों के चरणों में कोटिशाह नमन। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके कहा, अपने बलिदान से हर भारतीय के मन में स्वाधीनता की अलख जगाने वाले महान क्रांतिकारी प्रखर देशभक्त सरदार भगत सिंह, श्री सुखदेव और श्री राजगुरु के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आप सभी का अमर बलिदान युगों युगों तक हम सभी राष्ट्रीय सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके कहा, बिहार दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश की जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। बिहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और लोक संस्कृति में रचा बसा प्रदेश है। मेरी कामना है कि यह प्रदेश विकास और सुशासन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा घर घर राशन पहुंचाने वाली योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के खिलाफ बताया है। केंद्र के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड का मकसद घर घर राशन पहुंचाने से पूर्ण नहीं होगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा घर घर राशन पहुंचाने वाली योजना पर कहा था कि सरकार द्वारा किए जाने से राशन में घोटाले की गुंजाइश बनी रहेगी। हालांकि सभी लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। चाहे वह किसी भी राज्य के हो, राज्य अपनी स्कीम चलाना चाहता है तो चला सकता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे के अनुसार इन सभी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हुए दिल्ली सरकार ने अपने घर घर राशन योजना पर पुनर्विचार के लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई भी जवाब नहीं आया है। इसमें कई खामियां हैं जो एनएफएसए के नियमों का उल्लंघन करती है। वन नेशन वन राशन कार्ड का उद्देश्य देश के सभी राज्य में राशन की एक ही कीमत रखना है। घर घर राशन पहुंचाने की योजना से दिल्ली सरकार राशन की कीमतों में बदलाव कर सकती है, क्योंकि पैकेजिंग का खर्च और पहुंचाने की लागत भी राशन में जुड़ सकती है। सुधांशु पांडे ने बताया कि राशन की दुकान चलाने वाला दुकानदार पहले खुद ई पैकेज वाली मशीन से अपनी पहचान साबित करता है, तभी उस मशीन पर राशन लेने वाले का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो पाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यह पता लग जाता है कि किस राज्य में कितने राशन की आवश्यकता है और फिर उसी हिसाब से राशन का आवंटन होता है। घर घर राशन पहुंचाने की योजना से ना तो राशन दुकान चलाने वालों का और ना ही राशन लेने वालों का इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन संभव है। राशन के वितरण का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा नहीं रखा जा सकता है। राज्यसभा में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के कारण भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण को 16 मार्च तक 814 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान उठाना पड़ा है। दिल्ली सीमा पर कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन को चलते हुए 110 दिन से ज्यादा हो गए हैं। किसान अभी भी अपने हक की लड़ाई के लिए सीमा पर डटे हुए हैं। किसान और केंद्र सरकार के बीच में काफी लंबे समय से कोई वार्ता नहीं हुई है। दोनों ही पक्ष के बीच में दरार बढ़ती जा रही है, जिसका विपक्षी पार्टियां खूब फायदा उठा रही हैं और कृषि कानून के मुद्दे को ही उठाकर अपना मतलब साध रही हैं। तो वहीं किसानों द्वारा सीमा को बाधित किए जाने से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी जानकारी सड़क एवं परिवहन मंत्री ने राज्यसभा में दी। संसद के उच्च सदन में परिवहन मंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में टोल प्लाजा पर हुआ है। पंजाब में सबसे ज्यादा 487 करोड़, हरियाणा में 326 करोड़ और राजस्थान में करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। आगे परिवहन मंत्री ने बताया, पंजाब में टोल प्लाजा के सुचारू संचालन के लिए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। एनएचएआई ने मुख्य सचिव ने राजस्थान से अनुरोध किया कि वह संबंधित अधिकारियों को उपयोगकर्ता शुल्क वसूली के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करे। एनएचएआई ने राजमार्गों पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पर 550 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, ताकि सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक विवाद के चलते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवसेना सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया, गृह मंत्री अनिल देशमुख क्वारंटीन नहीं थे बल्कि वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि एंटीलिया मामले में कई बातें सामने आई हैं जो हैरान करने वाली हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगे उन्होंने कहा, फडणवीस ने कहा कि शरद पवार के दावे कल ही गलत साबित हो गए। जितने भी सबूत अब तक सामने आए हैं उससे साफ होता है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अनिल देशमुख 17 फरवरी को सह्याद्री गेस्ट हाउस में थे। 24 फरवरी को वो अपने घर से मंत्रालय पहुंचे। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि उनके पास एक चिट्ठी है जिसको लेकर वो दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करेंगे। फडणवीस ने कहा कि वो दिल्ली में अपील करेंगे कि ट्रांसफर रैकेट की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। भारत में कोविड-19 महामारी का खतरा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मामलों में हो रही बढ़ोतरी से एक बार फिर से सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। पाबंदियों के बाद भी मामलों में गिरावट नहीं हो रही है। आज संक्रमण के 40,715 मामले सामने आए हैं। महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप अपने चरम पर पहुंच गया है। भारत के 5 राज्यों से मिल रहे मामलों की संख्या से सरकार की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 199 लोगों ने इस महामारी के कारण मृत्यु हो गई है, जिसके बाद इस महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,60,000 के पार है। इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,16,86,000 के पार है। अब तक इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,11,81,000 के पार है। संक्रमण के आंकड़ों के साथ साथ सक्रिय मामलों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,45,377 पहुंच गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल बंटवारे को लेकर स्थायी आयोग की बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक 3 साल बाद होने जा रही है। दोनों पक्षों की ओर से सोमवार को यह जानकारी दी गई थी कि पुलवामा हमले में जब भारत ने पाकिस्तान को किसी धूल की तरह रौंदा था, उसके बाद से दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत बंद हो गई थी। हालांकि दोनों देश पिछले दिनों अपने चरम पर थी। जब कभी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो भारत के जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति और बढ़ गई थी। ऐसे में एक बार फिर से दोनों देश कल सिंधु जल बंटवारे को लेकर बैठक करेंगे। आयोग की जिम्मेदारी दोनों देशों के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के उचित वितरण की निगरानी करना है। आयोग की इस बैठक में पाकिस्तान भारत की पालकदुल और लोअर करनई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की डिजाइन पर आपत्ति व्यक्त करेगा। पुलवामा के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कोई वार्ता नहीं हुई थी, जिस वजह से सिंधु जल आयोग की बैठक भी नहीं हो सकी थी। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन करने का नया तरीका निकाल लिया है। सेना द्वारा हिंसक कार्रवाई किए जाने के कारण और गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने कार के हॉर्न बजाकर और पोस्टरों के जरिए विरोध करना शुरू कर दिया है। 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद से म्यांमार में तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। देश के नागरिक लोकतंत्र की बहाली के लिए लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसमें सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हिंसक कार्रवाई की जा रही है। हिंसा कार्रवाई में अब तक कई प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है और कई प्रदर्शनकारी घायल हो चुके हैं। सेना द्वारा क्रूरता से विरोध प्रदर्शन को रोकने के तरीके की निंदा पूरे विश्व में की जा रही है। म्यांमार के नागरिक अब अपने देश में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने म्यांमार के नागरिकों को अस्थायी तौर पर अपने देश में रहने की अनुमति दे दी है। तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अब तक लगभग 250 प्रदर्शनकारियों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदर्शनकारी लगातार आंग सान सू की रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सेना द्वारा आंग सान सू की पर आरोप लगाए जा रहे हैं। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने अपनी कारों व मोटरसाइकिलों के हॉर्न बजाकर तख्तापलट का विरोध व्यक्त किया। पश्चिम म्यांमार के मिंडेक शहर में प्रदर्शनकारियों ने खाली चौराहे के सामने कई पोस्टर लगा दिए। इन पर
सैन्य शासन विफल हो जैसे नारे लिखे थे।